हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न इंग्लिश विद पूनम राणा। इस चैनल के थ्रू हम क्लास 12 की इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे और आपके डाउट्स लेंगे। कंप्लीट सिलेबस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डाउट्स के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं लेसन 2 ऑफ फ्लेमिंगो, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसे लिखा है अनीस जंग ने। एक्सप्लेनेशन लेसन की करने से पहले स्टूडेंट्स मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इससे पहले वाली वीडियो को देखें जिसमें हमने इसी लेसन लॉस्ट स्प्रिंग के थीम और टाइटल को डिस्कस है। इट विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लेसन। ये आपकी हेल्प करेगा लेसन को अंडरस्टैंड करने में। तो स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में हम बात करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लेसन डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है जिसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज, और दो सेकंड पार्ट है वो है सम आई वांट टू ड्राइव अ कार। चलिए पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट की, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। व्हाई डू यू डू दिस आई आस्क्ड साहिब। तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क्ड साहिब। आई इज यूज्ड हियर फॉर द ऑथर। ऑथर साहिब से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। साहिब इज अ रैग पिकर, जो कि यहाँ वहां से सामान उठाते हैं और फिर उसको जंक डीलर को बेचते हैं। whom I encounter, एनकाउंटर का मीनिंग है मेट बाय चांस, अचानक मिलना। एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग, स्क्राउंजिंग मीन्स सर्चिंग, स्क्राउंजिंग मीन्स सर्चिंग। दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ इस लाइन को। वाई डू यू डू दिस आई आस्क्ड साहिब। मैं साहिब से पूछती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो। whom I encounter, जिसको मैं अचानक मिल जाती हूँ रोज। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड इज समथिंग प्रेशियस, गोल्ड मीन्स समथिंग प्रेशियस। जब वो यहाँ वहां से कुछ कुछ सर्च करता है जो उसके लिए प्रेशियस है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक गोल्ड सिंबॉलिक फॉर्म में यूज किया गया है। वो चीजें जो कि रैग पिकर्स के लिए, जो यहाँ से सड़क पर गिरा हुआ सामान उठाते हैं फिर उसे जंग डीलर को या कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, उनके लिए कुछ चीजें गोल्ड है। कोई भी चीज, किसी कोई टूटा खिलौना या कुछ पैसे या फिर कोई सामान, these things are gold for them because these things are precious for them, they earn money through it, वो इससे पैसा कमाते हैं। Why do you do this I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। मैं साहिब से पूछती हूँ कि आप तुम ऐसा क्यों करते हो, जिससे मैं रोज मिल जाती हूँ जब वो यहाँ वहां गार्बेज में से, कूड़े में से कुछ कुछ सर्च करता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपने घर को बहुत पहले छोड़ दिया है। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, अमिड्स मीन्स इन द मिडल ऑफ। उसका घर ढाका के बीचों बीच था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर उसके लिए कोई बहुत पुरानी याद नहीं है। डिस्टेंट मेमोरी इज द पुरानी याद, ओल्ड मेमोरी। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स, बहुत साल पहले उनके वहां पर तूफान आए। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स, जिसकी वजह से जो है उनके घर बह गए, उनके खेत बह गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसको ये बातें बताती है दैट व्हाई डिड दे कम फ्रॉम ढाका, कि वो क्यों आए ढाका से। या आपका क्वेश्चन का आंसर हो सकता है दैट व्हाई डिड दे कम फ्रॉम ढाका। इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं, देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, कि बहुत सारे स्टॉर्म्स ऐसे थे जिनकी वजह से उनके घर जो है वो बह गए, खेत बह गए इस वजह से। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives, इस वजह से वो इस सिटी में रहते हैं जहां पर वो हैं। यहाँ पर बिग सिटी इज यूज्ड हियर फॉर दिल्ली, ये बिग सिटी यहाँ पर यूज किया गया है दिल्ली के लिए, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, बिकॉज वो यहाँ पर आते हैं कुछ पैसा कमाने के लिए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, तो क्वेश्चन था व्हाई डू यू डू दिस, जिसका आंसर है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, वो बड़बड़ाता है। लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखता है, बिकॉज वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि अनीस जंग की आईज में देख सके। कहता है मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। गो टू स्कूल, दिस वॉज द वेरी प्लेन एडवाइस, बहुत सीधी सी एडवाइस देती है अनीस जंग उसको कि स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, ग्लिबली इज इनोसेंटली, मैं इनोसेंटली बिना जाने उसको बोल देती हूं कि तुम स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, उसी टाइम मुझे रियलाइज होता है कि मेरी ये एडवाइस कितनी हॉलो है। हॉलो मीन्स फेक, यूजलेस।
हॉलो वैसे खोखला होता है, यहाँ पे हम फेक यूज कर सकते हैं। क्यों एडवाइस हॉलो क्यों है? दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन ऑल्सो। एडवाइस इज हॉलो बिकॉज दे आर रैग पिकर्स। ऑथर फॉरगेट्स दैट दे कैन नॉट अफोर्ड टू ईट। वो बेचारे खाना तो अफोर्ड नहीं कर सकते, दे आर अर्निंग सम हाउ टू फिल देयर बैलीज। अपना पेट भरने के लिए वो किसी तरह से कबाड़ में से कुछ इकट्ठा करते हैं जिसे वो सेल करते हैं। तो ऑथर को खुद ही रियलाइज हुआ कि मेरी एडवाइस हॉलो है, मीनिंगलेस है, फेक है, मेरी इस एडवाइस का कोई मीनिंग नहीं है। तो फिर भी वो रियलाइज करती है देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। लेकिन साहेब उसको बहुत ही प्लेन और बहुत सिंपल सा आंसर देता है उसकी इस बात का। वो नहीं जानता एज अ चाइल्ड कि मैं स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता या मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं स्कूल जाऊं, लेकिन उसकी बजाय वो बड़ा ही सिंपल सा आंसर देता है ऑथर को, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है, जब वो कोई स्कूल बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ऑथर अभी अपनी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी पॉवर्टी को लेकर अवेयर नहीं है। ही इज नॉट मच अवेयर ऑफ हिज पॉवर्टी। अपनी पॉवर्टी को लेकर वो अवेयर नहीं है और वो सोचता है कि अगर कहीं उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली ही विल गो टू स्कूल। अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो डेफिनेटली स्कूल जाएगा। तो यहाँ पर ऑथर उससे क्वेश्चन करती है, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? कि मान लो अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट करती हूं तो क्या तुम स्कूल आओगे? इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? आई आस्क हाफ जोकिंगली। वो हाफ जोकिंग तरीके से बोलती है, मजाक करते हुए बोलती है। शी हरसेल्फ इज नॉट सीरियस अबाउट इट। वो इस चीज को लेकर सीरियस नहीं है। यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। वो ब्रॉडली स्माइल करके बोलता है हाँ। A few days later, I see him running up to me. स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑथर ने साहिब आलम जैसे रैग पिकर के अंदर एक एजुकेशन की होप को इग्नाइट किया है, एजुकेशन की होप को जलाया है। वो उसके अंदर एक होप फिल कर दी है उसने कि यू कैन गेट एजुकेशन व्हेन आई विल स्टार्ट अ स्कूल। तो कुछ दिन के बाद वो भागता हुआ उसके पास आता है। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? मैं पूछती हूँ क्या तुम्हारा स्कूल तैयार, वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। तब ऑथर उसको रियल आंसर देती है कि स्कूल बनाने में बहुत टाइम लगता है। आई से एम्बेरेस्ड, और वो खुद ही एम्बेरेस्ड हो जाती है। एम्बेरेस्ड मीन्स उसको शर्म आती है कि मैंने एक बच्चे को कैसे एक एजुकेशन की होप दी जिसको कि मैं खुद ही अफोर्ड नहीं कर सकती, वो स्कूल बनाना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, और मैंने इस बच्चे के अंदर एक फेक होप को जो है वो राइज किया है। I say embarrassed at having made a promise that was not meant to, but promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन ऐसे promises तो इसके bleak world में, bleak world is the dark word, उसके अंधेरी दुनिया में इस तरह के promises तो अक्सर घूमते रहते हैं। How? कैसे? स्टूडेंट्स, इन पॉवर्टी स्ट्रिकन लोगों को हमेशा एक होप दी जाती है। एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, लीडर्स और पॉलिटिशियंस राइज फेक होप इन देम। इनके अंदर जो है एक झूठी होप जगाते हैं, दैट विल गिव यू एजुकेशन, कि हम तुम्हें एजुकेशन देंगे, विल इंप्रूव योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम तुम्हारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा करेंगे, विल गिव यू एम्प्लॉयमेंट, कि हम तुम्हें जॉब देंगे। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, राइट? सो ऑथर का मतलब यही है कि इस तरह के प्रोमिसेस, कि ऐसे प्रोमिसेस तो इन बच्चों को, इस तरह के लोगों को अक्सर दिए जाते हैं, विच आर नेवर फुलफिल्ड, जो कि कभी पूरे नहीं होते। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, आई आस्क हिम हिज नेम। एक बार अनीस जंग उससे उसका नाम पूछती है। ही सेज, ही अनाउंसेस साहिब आलम। वो कहता है मेरा नाम है साहिब आलम। साहिब आलम, he does not know what it means. उसका नाम जो है शायद उसके नाम का मीनिंग उसको भी नहीं पता। Okay, if he knew its meaning, Lord of the universe. साहिब आलम का मतलब है Lord of the universe means दुनिया का राजा। उसके माँ बाप ने गरीब बच्चे का नाम रखा साहिब आलम, which means Lord of the universe. He would have a hard time believing it. अगर कभी उसको अपने नेम का मीनिंग पता चल जाए तो शायद वो इस बात को मानेगा ही नहीं कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा ये नाम क्या सोच के रखा हुआ है। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends. अपने नाम की सच्चाई से अनजान वो अपने फ्रेंड्स के साथ इन गलियों में घूमता रहता है।
एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, ये एक्चुअल में एक आर्मी है स्टूडेंट्स, आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। यहां पर दो पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, आर्मी इज अ मेटाफर और यहां पे लाइक लगाया है तो ये हो गया सिमिली। लिटरेरी डिवाइस कह सकते हैं हम इसको, पोइटिक डिवाइस नहीं कहेंगे क्योंकि लिटरेचर के अंदर इसको यूज किया गया है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, तो पहला तो हो गया कि यहाँ पे ऑथर ने लिटरेरी डिवाइसेस दो यूज कर दिए हैं, वन इज मेटाफर एंड सेकेंड इज सिमिली। तो मतलब क्या है, मेटाफर एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज बिकॉज दे अपीयर एवरी मॉर्निंग, वो हर रोज आ जाते हैं, जिस तरह से आर्मी एवरी डे डिसिप्लिन मैनर में आती है, लाइकवाइज ऑथर उनको हर दिन देखती है, तो इसलिए उनको ऑथर ने आर्मी कहा है। वो एक सर्टन ग्रुप है, एक कंप्लीट ग्रुप है जो रोज कहीं से आ जाता है। लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, अब मॉर्निंग बर्ड्स उनकी फ्रीडम को हाईलाइट करता है, जिस तरह से बर्ड्स में फ्रीडम होती है उसी तरह से इन बच्चों में भी एक फ्रीडम का एहसास है, दे एंजॉय देयर फ्रीडम। An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon, और शाम होते होते ना जाने ये कहाँ disappear हो जाते हैं। Over the months I have come to recognize each of them. अनीस जंग सेज कि वक्त के साथ साथ मैं उन सबको पहचानने लग जाती हूँ, क्योंकि मैं रोज उनसे मिलती हूँ, रोज वो आर्मी की तरह डिसिप्लिन तरीके से और एक ग्रुप में आ जाते हैं और बर्ड्स की तरह अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। एवरी डे आई नोटिस देम, मैं उनको नोटिस करती हूँ, मैं उनको पहचानने लग देती हूँ। एक दिन अनीस जंग पूछती है, वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, कि तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते, चप्पल्स आर द फुटवियर्स, कि तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते। आई आस्क्ड वन, माय मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली, बच्चा सिंपली आंसर देता है कि मेरी माँ मेरे चप्पलों को, फुटवियर्स को जो है वो नीचे उतारती नहीं है, वो उनको संभाल के रखती है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर, दूसरा बच्चा आंसर देता है कि अगर इसकी माँ उन फुटवियर्स को इसे देगी तो ये कहीं फेंक देगा उनको, बिकॉज फुटवियर उनके लिए बड़ी प्रेशियस चीज है, कीमती चीज है। Who is wearing shoes that don't match, उस बच्चे ने शूज पहने हुए हैं लेकिन उसके शूज मैच नहीं करते। स्टूडेंट्स, इट इज हाईलाइटिंग द अटर स्टेट ऑफ पॉवर्टी ऑफ दीज चिल्ड्रन, ये पॉवर्टी की हाईलाइटिंग है इन बच्चों की। दे आर वेरी पॉवर्टी स्ट्रिकन। ओके, तो वो कहती है कि ही इज वेयरिंग शूज दैट डोंट मैच, वो बच्चे ने शूज तो पहने लेकिन वो मैच नहीं करते। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, ऑथर पॉइंट आउट करती है कि तुम्हारे शूज भी तो मैच नहीं करते। ही शफल्स हिज फीट, वो अपने पैरों को छुपाने की कोशिश करता है, ट्राइज टू हाइड, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखता है। एंड बॉयज से नथिंग, कुछ नहीं कहता। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरा बच्चा है जो ये कहता है कि मुझे शूज चाहिए। Who has never owned a pair all his life, जिसको पूरी जिंदगी शूज नहीं मिले। स्टूडेंट्स, हम सब शूज पहनते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज होते हैं। पार्टी के लिए हम अलग शूज पहनते हैं, घर में हमारे पास अलग स्लीपर्स होते हैं, हम अलग अलग ओकेजन्स के अकॉर्डिंग शूज पहनते हैं। बट think about those children in our country who are deprived of even having footwears, कि जिनके पास फुटवियर्स भी नहीं हैं। ओके, तो एक बच्चा और कहता है कि थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसको पूरी जिंदगी शूज नहीं मिले। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, अनीस जंग कहती है कि इस शहर में ट्रेवल करते करते मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनके पास शूज नहीं है। इन सिटीज, विलेजेस, रोड्स, इट्स नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम फुटवेयर क्यों नहीं पहनते, तो वो आंसर करते हैं कि दिस इज देयर ट्रेडिशन, ट्रेडिशन है, इज वन एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन देते हैं बच्चे कि दैट इज देयर ट्रेडिशन। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि सिर्फ यही एक्सक्यूज है उनके पास टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, टू एक्सप्लेन द कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल इज द कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ पॉवर्टी। Actually, this is an excuse of hiding their poverty. वो इस excuse के साथ poverty को अपनी छुपाते हैं। आपको अगर जो है वो थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो आपको पता होगा कि पहले साउथ में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो इसलिए ज्यादातर लोग वहाँ टेम्पल्स में बेयरफुट या नंगे पांव जाते हैं। दैट इज द ट्रेडिशन, ये ट्रेडिशन है। तो बच्चे अपनी पॉवर्टी को छुपाने के लिए उस ट्रेडिशन का सहारा लेते हैं।
तो ऑथर ने यहाँ पर उनकी पॉवर्टी को उनके ट्रेडिशन के साथ कनेक्ट करने पर एक स्टोरी को एक्सप्लेन किया है कि हाउ कैन दीज चिल्ड्रन कनेक्ट ट्रेडिशन विद देयर बेयरफुट, कि अपने बिना चप्पल पहनने को वो ट्रेडिशन के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑथर ने एक स्टोरी को यहाँ पर कनेक्ट किया है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। उडुपी के एक पर्सन ने ऑथर को एक स्टोरी सुनाई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट इन एन ओल्ड टेम्पल। जब वो यंग बच्चा, एक छोटा लड़का था, तो वो एक टेम्पल को क्रॉस करके स्कूल जाता था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहां पर उसके फादर प्रीस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। वो जब उसके फादर क्योंकि प्रीस्ट थे, इसलिए वो छोटा बच्चा जब भी जो है वो स्कूल जाता था तो वो टेम्पल को क्रॉस करके जाता था और थोड़ी देर के लिए टेम्पल के पास रुकता था और वो प्रेयर करता था फॉर अ पेयर ऑफ शूज, शूज के लिए। प्रीस्ट लोग पहले फुटवियर्स नहीं पहनते थे, इसलिए उनके बच्चे भी फुटवियर्स नहीं पहनते थे। तो वो बच्चा जब भी अपने स्कूल जाया करता था तो वो थोड़ी देर के लिए टेम्पल के सामने रुकता था और फुटवियर्स के लिए गॉड को प्रे करता था। 30 years later, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन। ऑथर दोबारा उस टाउन में गई जहां पर वो यंग जो है वो बच्चा था, एंड द टेम्पल, ऑथर उसी टेम्पल में गई, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन द एयर ऑफ डेजोलेशन, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन द एयर ऑफ डेजोलेशन। मतलब वो जो है वो टाउन कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका था, थोड़ा सा वो ड्रॉन हो चुका था। विच वॉज नाउ ड्रोन इन एन एयर ऑफ डेजोल्यूशन, जो कि अब जो है वो टेम्पल पूरी तरह से जो है वो बर्बाद हो चुका था। डेजोल्यूशन का मतलब है स्टूडेंट्स कि वो टेम्पल र्यून हो चुका था, उसकी स्टेट जो थी वो थोड़ी सी खराब हो चुकी थी, क्योंकि वक्त के साथ साथ वो टेम्पल थोड़ा सा खराब हो गया था। इन अ स्टेट ऑफ डेजोल्यूशन। इन द बैकयार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, और बैकयार्ड में, अब उस टेम्पल के बैकयार्ड में एक नया प्रीस्ट था, नया पुजारी था ऑफ कोर्स वहां पर। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पे चेयर्स पड़ी थी। रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स हाईलाइट करती हैं कि पहले प्रीस्ट लोग जो है वो जमीन पर बैठा करते थे, लेकिन अब वो चेयर्स पर बैठ रहे थे। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, अब 30 साल के बाद एक और बच्चा है वहां पर, वो पहले वाला नहीं, ये अब दूसरा चाइल्ड है। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, वो ग्रे यूनिफॉर्म में एक बच्चा था, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने शूज पहने हुए थे। अराइव्ड पेंटिंग, वो हाफता हुआ आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बैग, उसने फोल्डिंग बैग पर अपना स्कूल का बैग रख दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, उस बच्चे को देखकर ऑथर को याद आई वो प्रेयर जो पहले वाले 30 साल पहले वाले बच्चे ने की थी गॉडेस से, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसको पेयर ऑफ शूज मिल गए थे तो उसने गॉडेस से रिक्वेस्ट किया था कि लेट मी नेवर लूज देम, कि मुझे इन शूज को कभी खोने मत देना। लेट मी नेवर लूज देम मीन्स कि मुझे इन शूज को कभी खोने मत देना। तो जब गॉडेस हैड ग्रांटेड द प्रेयर, और गॉडेस ने शायद उसकी प्रेयर फुलफिल कर दी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, कि अब प्रीस्ट के भी बच्चे शूज पहनते हैं। तो बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन रैक पिकर्स जैसे कि ये है साहिब आलम है या फिर अदर उसके फ्रेंड्स है, ये सब तो शूलेस हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑथर ने जब एक्सप्लेनेशन दी बॉयज ने कि इट इज देयर ट्रेडिशन, तो ऑथर ने उसके अपोजिट एक स्टोरी सुनाई कि अब तो प्रीस्ट के भी सन्स और डॉटर्स शूज पहनते हैं। 30 साल पहले से ही उन बच्चों को शूज मिलने शुरू हो गए थे और अब वो शूज पहनते हैं और वो जो है वो नीचे जमीन पर नहीं बैठते। तो somehow we can say that with the passage of time, वक्त के साथ साथ कहीं ना कहीं जो है वो ट्रेडिशन ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि ट्रेडिशन तो हम ब्रेक कर सकते हैं, बट पॉवर्टी को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इट इज इजी टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ ट्रेडिशन बट इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, पॉवर्टी को तोड़ना, पॉवर्टी के रूल्स को तोड़ना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट पैराग्राफ, माई एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मीन्स जान पहचान, फेमिलैरिटी भी बोल सकते हैं आपको। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सेमापुरी,
कि मेरी जो ये जान पहचान है इन रैग पिकर्स के साथ वो मुझे सीमापुरी तक ले जाती है। इट्स अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। पेरिफेरी का मतलब है एज, किनारा, बॉर्डर। एज भी बोल सकते हैं आप, बॉर्डर भी बोल सकते हैं और किनारा भी बोल सकते हैं। दैट सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। ये आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी बनता है। दैट सीमापुरी इज अ प्लेस एट द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। कि सीमापुरी जो प्लेस है वो दिल्ली के एज पर है, लेकिन मेटाफोरिकली मीन्स इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल ये दिल्ली से बहुत दूर है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स। जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो स्क्वैटर्स हैं। स्क्वैटर्स आर दोज माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स हैं हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से आए हैं बैक इन 1971 के आसपास। साहिब फैमिली इज अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस। सीमापुरी उस वक्त एक बहुत ही लोनली प्लेस थी। वाइल्डरनेस का मतलब है एक बहुत ही लोनली प्लेस थी। इट स्टिल इज लोनली, तो ये अभी भी है, बट इट्स नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टार्पोलिन। यहाँ पर कीचड़ के बने या मिट्टी के बने घर हैं, जिसकी छतें जो हैं या तो टिन की हैं या टार्पोलिन की हैं, तिरपाल की हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। लिव 10,000 रैक पिकर्स। 10,000 रैक पिकर्स जो रहते हैं बिना सीवेज सिस्टम के, बिना ड्रेनेज सिस्टम के और बिना रनिंग वाटर के। इनके पास बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। 30 साल से ज्यादा टाइम से वो यहाँ पर रह रहे हैं विदाउट एन आइडेंटिटी कार्ड। उनके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। विदाउट परमिट्स, बिना परमिशन के, बिना परमिशन के वे लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। बट विद राशन कार्ड्स। लेकिन हैरानी की बात है कि इनके पास राशन कार्ड्स है दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, और उस वजह से उनका नाम जो है वो वोटर कार्ड्स पर होता है, वोटर लिस्ट पर होता है। एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, और इन्हीं राशन कार्ड्स की वजह से इनको जो है वो अनाज मिल जाता है। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। उनकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। वो हमारी कंट्री के जो है वो एक ऐसे अननोन लोग हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड है, और उनके लिए राशन कार्ड इनफ है, बिकॉज फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। फूड आइडेंटिटी से ज्यादा जरूरी है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we we would rather live here than in the fields that gave us no grain. कि अगर एट द एंड ऑफ द डे हम जो है वो बेड पर जा सकते हैं बिना एकिंग स्टमक के। एकिंग स्टमक इज द पेन ऑफ द स्टमक विदाउट फूड। जब खाने की वजह से या खाना ना मिलने की वजह से जो पेट में पेन होती है उसको एकिंग स्टमक क्या कहा गया है। तो यहाँ पर वो अपने आप को कन्विंस करते हैं कि अगर एट द एंड ऑफ द डे हमें फूड मिल रहा है और हम अपने बेड पर बिना एकिंग स्टमक के जा सकते हैं, देन वी वुड रादर लिव हियर, तो हम यहीं रहना चाहेंगे। इन द फील्ड्स हियर देन इन द फील्ड्स, उन फील्ड्स की बजाय दैट गेव अस नो ग्रेन, जहां से हमें कोई भी ग्रेन नहीं मिली। से अ ग्रुप ऑफ विमेन इन टैटर्ड साड़ीज। ये बात किसने कही? एक विमेन ने कही जिसकी साड़ी बिल्कुल ही फटी हुई है, टॉर्न साड़ीज। दे आर इन द टॉर्न साड़ीज। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and river, जब ये सवाल पूछा जाता है उनसे कि तुमने अपनी वो लैंड क्यों छोड़ी जो कि ब्यूटीफुल लैंड थी, जिसमें ग्रीन फील्ड्स थे, रिवर्स थे, तो वो ये आंसर देती हैं कि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम अपने बेड पर एकिंग स्टमक, बिना एकिंग स्टमक के जाते हैं तो हम यहीं पे रहना चाहेंगे। Wherever they find food, they pitch their tents. जहां भी फूड मिलता है उनको वो अपना टेंट बना डाल देते हैं। एंड बिकम ट्रांजिट होम्स, और वहां पर उनके वो टेम्परेरी घर बन जाते हैं। ट्रांजिट होम्स आर द टेम्परेरी होम्स विच कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो वो अपने वहां पर ट्रांजिट होम्स बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, तो बच्चों के साथ साथ, माँ बाप के साथ साथ बच्चे भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, पार्टनर्स बनते हैं सर्वाइवल में। एंड देन फाइनली एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और उनका सर्वाइवल, उनका जीने का तरीका एक ही है जिससे वो अपने लिए रोटी, रैग पिकिंग, वो है रैग पिकिंग। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट,
वक्त के साथ साथ रैग पिकिंग जो है वो एक तरह का जो है वो आर्ट बन चुका है. इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट. वक्त के साथ साथ जो है ये एक आर्ट बन चुका है. एंड फाइनली फॉर देम गार्बेज टू देम इज गोल्ड. और उनके लिए वो उनका जो गार्बेज है वो गोल्ड की तरह है. आर्ट क्यों है ये? वाई इज दिस आर्ट? आर्ट क्यों कहा गया है? आर्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि दे आर कैपेबल इनफ टू फाइंड समथिंग प्रेशियस फ्रॉम द गार्बेज. वो ऐसे लोग हैं कि जो कि गार्बेज से भी कुछ कीमती ढूंढ लेते हैं. एंड ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट भी यही करता है, वो बहुत पेशेंस से अपना मास्टरपीस बनाता है. तो ये भी अपने पेशेंस का यूज करके गार्बेज में से कुछ प्रेशियस ढूंढ लेते हैं. तो ऑफ कोर्स दे आर आर्टिस्ट. Garbage to them is gold. Garbage to them is gold means garbage to them is something precious. ये garbage उनके लिए कुछ precious है. Precious is means of survival. ये उनके लिए उनका means of survival है. It is their daily bread. ये daily earning है. A roof over their heads. इससे वो किसी तरह अपने सर पर टिन या टारपुलिन की रूफ को पा लेते हैं. इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, तो क्या हो गया अगर ये रूफ लीक करती है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर. स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन के लिए गार्बेज का एक अलग मीनिंग है, बट एल्डर्स के लिए गार्बेज का अलग मीनिंग है. तो लेट्स फाइंड आउट. आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रूपी नोट. तो साहिब कहता है कि कभी कभी तो मुझे 1 रुपया मिलता है, कभी मुझे 10 का नोट भी मिलता है. साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप. लाइटिंग अप मीन्स देयर इज अ होप इन हिज आईज. व्हेन यू कैन फाइंड सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज. जब उसको आपको गार्बेज के अंदर कुछ सिल्वर कॉइन या कुछ ऐसी चीज मिलती है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग. तो आप स्क्राउंजिंग को बंद नहीं करते एंड यू स्टार्ट फाइंडिंग समथिंग प्रेशियस इन इट. और आप इसमें कुछ और ढूंढने की कोशिश करते हैं. फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए जो है वो गार्बेज का मीनिंग अलग है. बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग अलग है और एल्डर्स के लिए गार्बेज का मीनिंग अलग है. दे बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स फॉर द गार्बेज. फॉर द चिल्ड्रन इट इज wrapped in wonder and for the adults it's a means of survival. बच्चों के लिए ये wrapped in wonder है और बड़ों के लिए ये means of survival है. There is a club in his neighborhood and he goes inside when no one is around. कि उसके neighborhood में एक club है जहां पर वो जाता है जब कोई नहीं होता. He admits, वो इस बात को admit करता है, मानता है. The gatekeeper lets me use the swing. गेटकीपर ऑफ द क्लब उसको अलाउ करता है कि वो उन स्विंग्स को, झूलों को यूज कर सके. साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. साहिब ने भी टेनिस शूज पहने हुए हैं जो कि उसके डिसकलर्ड शर्ट और शूज पर थोड़े, शॉर्ट्स पर थोड़े अजीब लगते हैं. समवन गेव देम टू मी. वो कहता है कि ये शूज मुझे किसी ने दिए थे. ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. वो एक्सप्लेन करके ये बात बोलता है बिकॉज उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. द फैक्ट दैट दे आर द डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय. एक्चुअली बात तो यही है कि वो किसी अमीर बच्चे के रिजेक्टेड शूज हैं, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम. और जिसको उस बच्चे ने पहनने से, अमीर बच्चे ने पहनने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उन शूज में होल है. स्टूडेंट्स, हम भी बहुत बार अपने काफी जो डिफरेंट शूज होते हैं, कई बार उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है ना, और हम ये किसी को दे देते हैं. तो सेम ऐसा ही उसके साथ हुआ है. फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, कि जो बच्चा नंगे पैर चलता है, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू. एक शूज जिसमें होल है वो भी उसके सपने के बराबर है. द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच. लेकिन गेम जो कि वो देख रहा है वो उसकी पहुंच से बाहर है. सम हाउ ही हैज मैनेज टू हैव दोज शूज बट इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू मैनेज और अफोर्ड द गेम विच ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली. मतलब किसी तरह से उसने वो शूज तो मैनेज कर लिए, लेकिन गेम जो कि वो देख रहा है वो उस गेम को अफोर्ड नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता. दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. साहिब आज मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था तो अचानक अनीस जंग से, ऑथर से, वो मिला. इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर. एक हाथ में उसके स्टील कैनिस्टर था. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड. वो उसको बताते हुए कहता है कि मैं नीचे जो टी स्टॉल है वहां पर काम करता हूँ. ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस. दूर पर इशारा करके वो बोलता है, आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स.
मुझे 800 रुपए मिलते हैं और मुझे जो है सारी मील मिलती है। डज ही लाइक द जॉब, उसे पूछा जाता है कि क्या उसको ये जॉब पसंद है। आई आस्क। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके फेस पर जो एक केयर फ्री लुक था वो खत्म हो गया है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, लेकिन वो स्टील कैनिस्टर हैवियर है, भारी है उस प्लास्टिक बैग से जो कि वो अपने कंधों पर उठाया करता था। द बैग वॉज हिज, वो बैग उसका अपना था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन ये कैनिस्टर उसका है जिसकी टी शॉप है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपना मालिक नहीं है। ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम। स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन भी बनता है कि इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, तो आप उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट तो ये लगता है कि नो साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज स्टील कैनिस्टर इज हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी ऑन हिज शोल्डर्स ऑल्दो he is getting 800 rupees but he has lost his freedom. तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ स्प्रिंग। हमने सेकंड पार्ट जो है वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट वीडियो में। तो सेकंड पार्ट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को क्लिक करिए और फर्दर मोर क्वेश्चंस के लिए और मोर एक्सप्लेनेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून्ड।